नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है द पैसिफिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है आदर्श। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ जरूरी बातें डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में द पैसिफिक एकेडमी में पटवारी की जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, उस पटवारी की वैकेंसी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में संचालित की जा रही है। अगर आप में से कोई लोग टेस्ट देना चाहते हो तो ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके लिए किसी भी तरह के शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है। आप लोग सभी लोग निःशुल्क इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। इनमें जो प्रश्न पत्र बनाए जा रहे हैं, उन प्रश्न पत्रों को पटवारी के एग्जाम के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसी स्तर को ध्यान में रख के निर्धारित किया जा रहा है। तो आप लोगों की बहुत ही अच्छी बात है, बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाली है। तो आप लोग जो है निःशुल्क टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन मोड में टेस्ट देना चाहें तो इंदौर में हमारे यहाँ क्लासरूम में हमारा जो पैसिफिक एकेडमी का ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन क्लासरूम है, वहां पर आकर के दे सकते हैं टेस्ट। और अगर आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट देना चाहें तो द पैसिफिक एकेडमी का जो ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पर जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। वहां पे सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे और आप वहां से उस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो हमारे यहाँ जो पहला टेस्ट हुआ है वो टेस्ट आपको मिल जाएगा और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उसी टेस्ट जो हमारा डला हुआ है उसका हिंदी वाला सेक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो हिंदी में 25 क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जो खंड है उनसे 25 प्रश्न आने वाले हैं और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 8 प्रश्न पत्र मतलब 8 विषय है और प्रत्येक विषय से 25 प्रश्न आने वाले हैं। तो हिंदी के जो 25 प्रश्न उस टेस्ट में है वो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। देखिए, ये पहला प्रश्न है जो टेस्ट सीरीज में है, कर्म विमुख में समास है। ये एक शब्द दिया हुआ है कर्म विमुख, इसमें कौन सा समास है? देखिए, कर्म विमुख जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है। कर्म विमुख का विग्रह होता है कर्म से विमुख। जो व्यक्ति कर्म से विमुख हो जाए उसको कहते हैं वो कर्म विमुख है। तो यहां पर आप देखिए कि से शब्द आया है विग्रह में और से जो है वो एक कारक है और ये जो कारक है वो है अपादान। जहां पर भी पृथक होने का भाव आता है, अलग होने का भाव आता है, वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। तो व्यक्ति अगर कर्म से विमुख हो गया है मतलब कर्म से अलग हो गया है, तो इसीलिए यहां पर अपादान तत्पुरुष आएगा। इसके अलावा देखिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अग्नि का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? जातदेव, वहिन, वायु सुख और आला। देखिए, जातदेव, वहिन और वायु सुख ये तीनों ही अग्नि के पर्यायवाची है। जातदेव भी अग्नि को कहते हैं, वहिन भी कहते हैं और वायु सख भी कहते हैं, लेकिन आला इनमें से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, गीतांजलि कपड़े स्वयं धोती है। इनमें से रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताएं। इसमें देखिए, रेखांकित शब्द है स्वयं, स्वयं के नीचे इसमें रेखा लगाई गई है। देखिए, स्वयं जो शब्द है आपको ये बताना है कि ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। स्वयं जो है वो इनमें से संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जहां पर अपने बारे में, निज का मतलब होता है स्वयं के बारे में। ठीक है, तो जहां पर भी स्वयं के बारे में बात की जाए वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन आपको ऐसे करना है कि जहां पर भी अपना, मेरा, खुद का, स्वयं का, स्वतः, खुद का, स्वतः, स्वयं का, ऐसा कोई भी शब्द आ जाता है तो वहां पर कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक। तो यहां पर स्वयं शब्द लिखा है, इसका मतलब है कि निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जो शोक करने योग्य न हो के लिए शब्द है। देखिए, ये जो है इसको कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए शब्द। ठीक है, तो जो शोक करने योग्य नहीं है इस वाक्यांश को कहते हैं अशोच्य। अशोच्य का मतलब होता है कि जो जिसके बारे में सोच नहीं करना चाहिए, जो सोच करने योग्य नहीं है। आशोच्य और आशोक ये दोनों तो शब्द ही नहीं है, ना तो आशोक शब्द है ना आशोच्य शब्द है।
दो शब्द हैं अशोक और अशोच। अशोक जो है उसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे कोई शोक नहीं है। अशोक का मतलब होता है वह मनुष्य जिसे कोई शोक नहीं है, जिसको कोई दुख नहीं है। लेकिन अशोच ये शब्द है, अशोच, इसका मतलब होता है जो शोक करने के योग्य ना हो, मतलब जिसके बारे में शोक किया नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है लावारिस शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है। देखिए लावारिस शब्द में ला उपसर्ग का प्रयोग है। इसमें चार विकल्प दिए हैं, ला, वार, इस और स। देखिए हमारे यहाँ हिंदी भाषा में कुछ उपसर्ग फारसी अरबी परंपरा से आए हैं जिनको हम उर्दू के उपसर्ग कहते हैं। तो ये वही वाला उपसर्ग है। लावारिस शब्द जो है इसमें ये ला जो है ये उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्द के पहले लग के, जो शब्द के पहले लग के नए शब्द का निर्माण करते हैं उनको हम कहते हैं लावारिस। तो वारिस एक शब्द है, वारिस एक शब्द है, इसके पहले ला उपसर्ग जुड़ जाता है तो शब्द क्या बन जाता है, लावारिस। तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के आगे यानी पहले लग के, आगे की तरफ लग के नए शब्द का निर्माण करवा देते हैं। ला एक उपसर्ग है उर्दू भाषा का जो हिंदी में भी चलता है। ला का मतलब होता है बगैर, ठीक है। तो लावारिस का मतलब होता है कि जिसका वारिस नहीं है, वारिस के बगैर। जैसे लाइलाज का मतलब होता है इलाज के बगैर, जिसका इलाज है ही नहीं उसको कहेंगे लाइलाज। लावारिस मतलब जिसका वारिस नहीं है उसको कहेंगे लावारिस, ठीक है। वार जो है वो उपसर्ग है ही नहीं, ये प्रत्यय है, ठीक है। और इस और स भी इसमें उपसर्ग नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। ये एक मुहावरा है। ये क्या है, मुहावरा है। तू डाल डाल में पात पात मुहावरे का अर्थ होता है दोनों ही व्यक्ति क्या है, चालाक है। एक डाल पे जाकर बैठता है तो दूसरा पात पे जाकर बैठ जाता है। पात मतलब पत्ती, ठीक है। तो तू डाल डाल में पात पात का अर्थ होता है कि दोनों ही कैसे हैं, चालाक है। यहाँ ऑप्शन क्या दिए हैं, दोनों विद्वान, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक और दोनों तत्वज्ञ। तो तू डाल डाल में पात पात का मतलब होता है कि जहां दोनों ही व्यक्ति क्या हो, चालाक हो, उसको कहते हैं तू डाल डाल में पात पात। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संगणक शब्द का सही अर्थ किस वाक्य में नहीं है। कौन कौन से वाक्य दिए हैं, देखिए संगणक का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर, ये तो आप जानते ही हो। संगणक शब्द का सही अर्थ किस वाक्य में नहीं है। कक्षा में बहुत से संगणक रखे हैं। आज के युग में संगणक की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। संगणक के माध्यम से आप देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और संगणक केवल गणना करती है। अब देखिए पहला वाक्य जो है वो तो सही है, कक्षा में बहुत से संगणक रखे, मतलब कक्षा में बहुत से कंप्यूटर रखे, ये तो सही लिखा है। फिर दूसरा क्या है, आज के युग में संगणक की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, ये बात भी सही है। आज की दुनिया में कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, बिना कंप्यूटर के कोई काम हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना कंप्यूटर के हो जाए। तो आज के युग में आप देखेंगे कि लगातार संगणक की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। तीसरा वाक्य क्या है, संगणक के माध्यम से आप देश विदेश की यात्रा, देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सही बात है। कंप्यूटर के माध्यम से हम इंटरनेट का प्रयोग करके दुनिया के किसी भी हिस्से के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, दुनिया की किसी भी चीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो संगणक के माध्यम से वाकई में देश विदेश की कोई भी जानकारी हासिल की जा सकती है। संगणक केवल गणना करती है, यह वाक्य गलत है, क्योंकि कंप्यूटर केवल और केवल गणना का काम तो नहीं करते, बहुत सारा काम करते हैं। दूसरा तीन तो इसी में लिखा है, ठीक है। तो केवल और केवल गणना का काम कंप्यूटर नहीं करता, इसलिए ये वाक्य आपका गलत है। तो किस वाक्य में संगणक शब्द का सही अर्थ नहीं है, डी में। तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, द जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से विधिवाचक वाक्य चुनिए। मैं घर पर नहीं रहूंगा, बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद के लाओ, यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, आह कितना सुंदर दृश्य है। इन चारों में से ये जो ब है ये विधिवाचक वाक्य है, ठीक है। बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद के लाओ, ये कौन सा है, विधिवाचक वाक्य है, क्योंकि यहां पर कुछ काम करने के लिए कहा जा रहा है। मैं घर पर नहीं रहूंगा, ये निषेधात्मक वाक्य है। आह कितना सुंदर दृश्य है, ये विस्मयादि बोधक है। यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है, ठीक है। केवल एकमात्र वाक्य ब है जो विधिवाचक वाक्य है। बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद कर लाओ, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार बताइए। चमक गई चपला चमचम। देखिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है,
यहां पर देखिए च च च च 4 बार च वर्ण की आवृत्ति हुई है, और जहां पर भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर क्या आएगा? द यानी अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर च वर्ण की 4 बार आवृत्ति हुई है, और अगर किसी भी वर्ण की ज्यादा बार आवृत्ति हो 2 से, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ यमक नहीं है, रूपक नहीं है, उपमा नहीं है। यमक में क्या होता है? शब्द का रिपीटेशन होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकलता है। रूपक में क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का सीधा आरोप कर दिया जाता है, और उपमा में क्या होता है? जहां दो वस्तुओं के मध्य या तो तुलना की जाए या उनके मध्य समानता बताई जाए। अनुप्रास अलंकार इन पंक्तियों में। इसके बाद 10वां प्रश्न है, अबोध के पर्यायवाची शब्द है। अबोध का मतलब होता है नासमझ व्यक्ति, जिसको कुछ समझ नहीं है, उसको कहते हैं नासमझ। अब देखिए अबोध के पर्यायवाची इनमें से कौन कौन से हैं? दुष्ट, दुर्जन, तमस, ये नहीं हो सकते। दुष्ट या दुर्जन, नासमझ को तो हम नहीं ही बोलते। अबोध का क्या मतलब होता है? बोध का मतलब समझ, ज्ञान, और अबोध मतलब जिसको बोध या ज्ञान नहीं। बोध का मतलब होता है समझ या ज्ञान, और अबोध मतलब जिसको समझ या ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो अबोध ये होता है। तो दुष्ट, दुर्जन, तमस ये नहीं है। नादान, भोला, अपरिपक्व ये हो सकता है। कड़वा, अप्रिय, धनुष ये भी नहीं है। करुण, कृपालु, सहृदय ये भी नहीं है। ब जो है उसका सही है, क्योंकि बा में तीनों पर्यायवाची किसके हैं? अबोध के। नादान, भोला और अपरिपक्व, यानी जो नासमझ है, जिसको कोई समझ नहीं है, उसको कहेंगे। उसको हम नादान भी कह सकते हैं, उसको हम भोला भी कह सकते हैं, उसको हम अपरिपक्व भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही अबोध के पर्यायवाची है। बाकी आप देखिए दुष्ट, दुर्जन, तमस ये अलग ही शब्द है। कड़वा, अप्रिय, धनुज ये भी अलग शब्द है। धनुज का मतलब राक्षस होता है, उस धनुज का मतलब क्या होता है? राक्षस। फिर करुण, कृपालु, सहृदय ये भी अलग ही शब्द है। केवल नादान, भोला और अपरिपक्व ये तीनों ही नासमझ या अबोध के बोध को या उसके अर्थ को बताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण बताएं। नयन, शिवालय, विद्यार्थी और पंचम। देखिए नयन जो है वो अयादी स्वर संधि का उदाहरण है, ने प्लस अन। ये कौन सा है? अयादी स्वर संधि। शिवालय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, शिव प्लस आलय ये कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। विद्यार्थी भी जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, विद्याधन, अर्थी ये भी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। पंचम अकेला है जो व्यंजन का उदाहरण। अगर आपने इन तीनों को पहचान लिया तो अल्टीमेटली आपको अगर पंचम का विच्छेद नहीं भी पता, तब भी आप ये बता सकते हो कि पंचम ही क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा है जिसमें स्वर संधि नहीं आ रही। देखो नयन जो है ने प्लस अन अयादी, शिवालय शिव प्लस आलय दीर्घ, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी दीर्घ। अब ये बच गया तो ये क्या होगा? व्यंजन, क्योंकि यही बचा हुआ है। इसका विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद होता है पम प्लस चम, क्या हो जाता है? पंचम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पम प्लस चम क्या हो जाएगा? पंचम। क्लियर है? पम प्लस चम पंचम। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? आढ़तिया में प्रत्यय है। देखिए आढ़तिया जो शब्द है वो बना है आढ़त और इया से। आढ़त प्लस इया, इससे बना है आढ़तिया। तो इसमें प्रत्यय क्या आ जाएगा? इया आ जाएगा। आढ़त और इया जब होगा तो क्या हो जाएगा? आढ़तिया। तो इया प्रत्यय इसमें है। आढ़त का मतलब होता है ब्रोकर, है ना, जो ब्रोकरेज वाले सिस्टम होते हैं। आढ़तिया का मतलब क्या होता है? आढ़तिया का मतलब होता है, देखो आढ़त उस व्यापार को कहते हैं जिसमें लोग मतलब जो ब्रोकरी का काम होता है उसको कहते हैं आढ़त, और आढ़त का काम करने वाला क्या कहलाएगा? आढ़तिया। तो ब्रोकरी के काम को कहेंगे आढ़त और ब्रोकर को कहेंगे आढ़तिया। ठीक है, तो आढ़तिया का मतलब होता है जो कमीशन ले दे के काम करे उसको बोलते हैं आढ़तिया। ये एक तरह का व्यक्ति होता है जो आढ़त के धंधे में, आढ़त के उद्यम में लगा। निम्न में से विधान, तो कौन सा इसमें कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? इया प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, इया प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, निम्न में से विधानवाचक वाक्य चुनिए। मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र नहीं लिखता है। मेरी इच्छा है कि मोहन ये पत्र लिखे और मोहन पत्र लिखो। इनमें तो अ है जो है विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र नहीं लिखता है निषेधात्मक वाक्य है। मेरी इच्छा है कि मोहन यह पत्र लिखे,
ये संयुक्त वाक्य है, और मोहन पत्र लिखो ये मतलब एक तरह से आदेशात्मक वाक्य है। तो मोहन पत्र लिखता है, ये विधानवाचक वाक्य है निम्न में से। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जहां पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम और कोष्ठक। तो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। ये उत्तर हमारा ब सही है, क्योंकि देखिए सबसे कम जहां रुकते हैं वहां पर प्रयोग करते हैं अर्धविराम, उससे ज्यादा जहां रुकते हैं वहां प्रयोग करते हैं अर्धविराम, उससे ज्यादा जहां रुकते हैं वहां करते हैं अपूर्ण विराम, और सबसे ज्यादा में करते हैं पूर्ण विराम। तो सबसे कम जहां रुकना हो वो अल्प विराम यानी कॉमा, इसकी तुलना में ज्यादा रुकना हो तो अर्धविराम, उसकी तुलना में और ज्यादा रुकना हो तो अपूर्ण विराम, और जहां सबसे ज्यादा रुकना हो वहां पूर्ण विराम। तो यहाँ क्या लिखा है कि जहां पर भी हमको अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना है तो यह हमारा अल्प विराम है, सॉरी अर्धविराम है। अर्धविराम की तुलना में कम कहां रुकना है? अल्प। ये सीक्वेंस याद रख लो, सबसे पे कम कहां रुकते हैं? अल्प विराम में। उसके बाद सब उससे ज्यादा कहां रुकते हैं? अर्धविराम में। उससे ज्यादा कहां रुकते हैं? अपूर्ण विराम में। और फिर सबसे ज्यादा कहां रुकते हैं? पूर्ण विराम। ये सीक्वेंस है, सबसे कम अल्प विराम, फिर अर्धविराम, फिर अपूर्ण विराम, फिर पूर्ण विराम। अब ये क्या कह रहा है हमको? प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में क्या कह रहा है? अर्धविराम की तुलना में कम रुकना हो, तो अर्धविराम यहाँ है, इसकी तुलना में कम कहां रुकना पड़ता है? अल्प विराम में। तो अल्प विराम हमारा उत्तर हो जाएगा। ये विराम चिन्हों का प्रश्न है, आपके सिलेबस में विराम चिन्ह भी है। उसके बाद निम्न में से चतुर्भुज का सामाजिक विग्रह चुनिए। 4 पैरों का समूह, 4 हाथों या भुजाओं का समूह, 4 बाहों का समूह और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए भुज का मतलब होता है भुजा, भुजा मतलब हाथ, ठीक है। तो यहां पर लिखा है 4 हाथों या भुजाओं का समूह, ये सही हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? ब। और ये समास कौन सा आ जाएगा? ये हो जाएगा द्विगु समास। जहां पर भी संख्यावाची विशेषण होता है उसको कहते हैं द्विगु समास। तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया, 4 क्या है? 4 दरअसल एक संख्या है, और जहां पर भी संख्यावाची विशेषण हो वो कहलाता है चतुर्भुज, वो कहलाता है द्वंद्व समास, ओ सॉरी द्विगु समास। जहां पर भी संख्यावाची विशेषण वो कहलाता है द्विगु समास। तो यहाँ पर देखिए चारों में वैसे तो मतलब इसमें इसको अगर हम छोड़ दें तो तीनों में 4 आ रहा है, तो तीनों ही क्या है? हमारे संख्यावाची विशेषण है। लेकिन इनमें से सही कौन सा आएगा? 4 हाथों या भुजाओं का समूह, क्योंकि भुज का मतलब भुजा से है। अगली बात सुनिए, जो समास का क्वेश्चन। इसके बाद जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो के लिए एक शब्द है, खंडहर, ध्वस्त, नश्वर और अथाह। तो इसमें ब उत्तर सही है। ध्वस्त का मतलब होता है जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो। यह भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो उसको कहेंगे कि ध्वस्त हो गया है। ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, क्लियर है। खंडहर का मतलब क्या होता है? खंडहर एक ऐसे घर को कहते हैं जो टूटी फूटी हालत में हो। नश्वर का मतलब क्या होता है? नश्वर ये मतलब होता है कि जो नष्ट हो सकता हो, मतलब जो नाशवान है, कभी न कभी नष्ट हो जाए, अभी नष्ट नहीं हुआ है, जो कभी न कभी नष्ट हो जाएगा, नाशवान है। और अथाह का क्या मतलब होता है? जिसकी था न पाई जा सके, जो असीमित है, उसको अथाह कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, परिश्रम ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। ये वाक्य किस चिन्ह को संबोधित करता है? मैंने अभी आपको बताया कि क्या है? अर्धविराम है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये रहा अर्धविराम। देखिए ये अल्प विराम, सबसे पहले अल्प विराम, उसके बाद अर्धविराम, उसके बाद अपूर्ण विराम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? अर्धविराम है। मैंने आपको यहीं पर बताया, देखिए अल्प विराम, फिर अर्धविराम, फिर अपूर्ण विराम और फिर पूर्ण विराम। तो ये क्या है? हमारा अर्धविराम है। तो ये विस्मय चिन्ह नहीं है, विस्मयादि बोधक ऐसा होता है, योजक चिन्ह ऐसा होता है, निर्देशक चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। तो विस्मयादि बोधक कैसा होता है? ऐसा, योजक चिन्ह छोटा डॉट, निर्देशक चिन्ह बड़ा डॉट, और अर्धविराम ऐसा। उसके बाद निम्न शब्दों में से अनुनासिक अयोगवाह का उदाहरण कौन सा है? हंस, हंस, हस्व और हरि। देखिए अनुनासिक अयोगवाह निम्न में से क्या है? वो है हंस। चंद्र बिंदु जो होता है उसको हम कहते हैं कि अनुनासिक अनुस्वार है, अनुनासिक अनुस्वार कहते हैं इसको, ठीक है। तो अनुनासिक अयोगवाह क्या है? इनमें से हंस। ये जो चंद्र बिंदु होता है, जो आपका चंद्र बिंदु होता है, उसको कहते हैं अनुनासिक अयोगवाह, क्योंकि इसका उच्चारण कहां से होता है? नाक से होता है।
तो अनुनासिक अयोगवाह चंद्र बिंदु को कहते हैं। उसके बाद निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? दिगंत, दिगंत, निराहार, स्वच्छंद और उच्छ्वास। देखिए दिगंत जो है वो व्यंजन संधि है, दिक प्लस अंत, ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उसके बाद स्वच्छंद जो है वो भी व्यंजन संधि है, स्व प्लस छंद, ये भी व्यंजन संधि है, और उच्छ्वास भी व्यंजन संधि है, उत प्लस श्वास, ये क्या है? व्यंजन संधि। तो ये तीनों ही व्यंजन संधि के उदाहरण है। केवल ब जो है निराहार, ये विसर्ग संधि है, नीह प्लस आर, आहार, निराहार हो जाता है। ठीक है, तो इनमें से उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर जो है वो आ जाएगा आपका ब, निराहार, क्योंकि ये क्या है? विसर्ग संधि है। दिगंत व्यंजन संधि है, स्वच्छंद भी व्यंजन संधि है, और उच्छ्वास भी व्यंजन संधि है, ये तीनों व्यंजन संधि है। एकमात्र निराहार जो है वो है आपकी दीर्घ संधि। उसके बाद अवनति, किनारा, किरण, चांदनी, इन सभी पर्यायवाची शब्दों के क्रमशः दिए गए सही उत्तर वाली पंक्ति को चुने। देखिए अवनति, किनारा, किरण और चांदनी। देखिए अवनति का मतलब होता है पतन, किनारा का मतलब होता है तट, किरण का मतलब होता है किरण, और चांदनी का मतलब होता है चांदनी। देखिए अवनति का मतलब अधोगति है, ये तो सही है। किनारा का मतलब ज्योत्सना नहीं होता, ज्योत्सना कहते हैं चांदनी को, तो ये खत्म हो गया, क्योंकि अवनति तो अधोगति ठीक है, लेकिन मतलब किनारा को ज्योत्सना नहीं कहते, ज्योत्सना का मतलब चांदनी होता है, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद ब भी खत्म हो गया, क्योंकि कूल जो है वो किनारे को बोलते हैं, अवनति को नहीं कहते, ये भी खत्म हो गया। फिर तीसरा है ज्योत्सना, मैंने कहा ज्योत्सना चांदनी को कहते हैं, अवनति को नहीं कहते, ये भी खत्म हो गया। अब चौथा देखते हैं, अवनति और अधोगति ये एक ही शब्द है, किनारा और कूल ये एक ही शब्द है, किरण और अंशु ये एक ही शब्द है, और चांदनी और ज्योत्सना एक ही शब्द है। तो डी जो है वो सही है। अवनति को ही अधोगति कहते हैं, पतन कहते हैं, किनारा को तट, तीर, साहिल, कूल सब इसी को कहते हैं, किरण को अंशु, शलाका, रश्मि ये सब किरण को कहते हैं, और चांदनी को चंद्रिका, चंद्रप्रभा, कौमुदी, ज्योत्सना ये सब विभा ये सब कहते हैं। तो ज्योत्सना चांदनी को कहते हैं, अंशु किरण को कहते हैं, कूल किनारे को कहते हैं, और अधोगति अवनति को कहते हैं। तो ये सही सीक्वेंस में ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिला शक में क्या उपसर्ग है? बिला शक में बिला उपसर्ग है। बिला भी उर्दू का उपसर्ग है, बिल कोई शब्द नहीं है, बी कोई शब्द नहीं है, बिल भी कोई शब्द नहीं। बिला जो है उर्दू भाषा का उपसर्ग है, बिला शक, बिला वजह, तो ये उर्दू का उपसर्ग है। ठीक है, तो बिला इसका सही उत्तर है। गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस लोकोक्ति का सही अर्थ है? आग लगने पर कुआं खोदना, आग के अंदर नाम नैनसुख, उंगली उठाना और कोल्हू का बैल। देखिए गुणों के विपरीत काम करना जो है वो है आंख के अंधे और नाम नैन सुख। आंख के कैसे हैं? अंधे, और नाम क्या है? नैन का सुख मिलने वाला। तो ये जैसा अपना गुण है उसके विपरीत काम करना। ठीक है, आग लगने पर कुआं खोदना मतलब मुसीबत आ जाए उसके बाद तैयारी करना, उसके बाद जो है उससे निपटने का साधन खोजना, ये होता है इसका मतलब। मुसीबत आ जाने पर उसकी तैयारी करना। उंगली उठाना मतलब आरोप लगाना, किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना। और कोल्हू का बैल मतलब बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना, अनावश्यक रूप से परिश्रम करना। तो कोल्हू का बैल मतलब मेहनती होता है। आंख के अंधे नाम नैनसुख, इसका मतलब होता है कि नाम जो है वो क्या है? नैनसुख, और आंख से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि गुणों के विपरीत व्यवहार करना। इसके बाद अगला क्या है? मुख का पर्यायवाची है प्रवर, वदन, पूय, वरेण। इनमें से वदन जो है वो मुख का पर्यायवाची। ठीक है, वदन और मुख एक ही शब्द है। उसके बाद अगला क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। आलस तो नहीं है, क्योंकि आलस्य और आलस एक ही शब्द है, ये तत्सम है और ये इसका तद्भव है। तद्भव क्या है? आलस, और तत्सम क्या है? आलस्य। तो ये दोनों तो एक ही शब्द है, तत्सम है तो आलस्य, तद्भव है तो आलस, एक ही शब्द है। अलस कोई शब्द ही नहीं है। आलसपन भी शब्द तो है लेकिन विशेषण नहीं है, आलसपन विशेषण नहीं है। आलसी जो है वो विशेषण है, आलस्य से बना हुआ। ठीक है, विशेषण मतलब किसी व्यक्ति की विशेषता बताने वाला शब्द, तो आलसी विशेषता है।
अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है? जिस शब्द में क्या होगा पता चले, जो सभी के नाम की जगह प्रयुक्त हो, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे और जिस शब्द का रूप बदल जाए। जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे ये अव्यय कहलाता है। अव्यय का ये मतलब होता है कि वचन, काल, लिंग और कारक इन तीनों में परिवर्तन होने पर भी अव्यय में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। अव्यय का रूप हमेशा कैसा रहता है? हमेशा समान रहता है। हर स्थिति में अव्यय का रूप समान रहता है, चाहे वचन बदल जाए, चाहे काल बदल जाए, चाहे लिंग बदल जाए, चाहे कारक बदल जाए, अव्यय अपना स्वरूप कभी नहीं बदलता। इसलिए अव्यय की परिभाषा इससे पता चलती है। तो ये 25 प्रश्न जो है ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, ठीक है। ये हमारा पहला टेस्ट है। आप देख ही रहे होंगे कि इसमें प्रश्न पत्रों का जो स्तर है वो बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, क्योंकि इससे आपको निरंतर अभ्यास के लिए प्रश्न मिलेंगे, और अभ्यास के लिए प्रश्न जब मिलेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो एग्जाम में बेहतर होगा, ठीक है। तो आप ऑफलाइन मोड में अगर देना चाहें तो ऑफलाइन मोड में भी टेस्ट दे सकते हैं हमारे सेंटर पे आके, और अगर ऑनलाइन देना चाहें तो हमारा ऐप द पेसिफिक एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको टेस्ट बिल्कुल फ्री में है, कोई चार्ज इसके लिए नहीं है, तो वहां से आप डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा एक और एडिशनल जानकारी जो मैंने आपको देनी है वो ये है कि हमारे यहाँ द पेसिफिक एकेडमी पे अभी जो एमपी में, मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक की जो वैकेंसीज आई है, एमपी टीईटी की, संविदा वर्ग 1 की और संविदा वर्ग 2 की, दोनों ही वैकेंसीज के लिए हमारे यहाँ बैचेस शुरू हो रहे हैं मंडे से, यानी परसों से, यानी 9 तारीख से, 9 जनवरी से। तो आप में से हमारे जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ में देख रहे हैं, अगर कोई भी मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक की जो नियुक्ति है, टीईटी की जो नियुक्ति है, उसके लिए अगर बैच ज्वाइन करना चाहे तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अपनी सुविधा के हिसाब से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करना चाहे तो आप हमारे कोचिंग में आकर के, हमारे सेंटर पे आकर के जो है क्लासरूम में भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9 तारीख यानी सोमवार से वो बैचेस शुरू हो रहे हैं एमपी संविदा शिक्षक के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ा लाभ मिलेगा, और इसी तरह के क्वेश्चन हम और आपके साथ डिस्कस आगे भी करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।